बच्चों हम हमारी पुस्तिका का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं और इस अध्याय के तहत हमने 2 भागों का अध्ययन कर लिया है। पहले भाग के तहत हमने जाना कि जो ग्राम सभा होती है वो क्या होती है, ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं और ग्राम सभा की पंचायत के लिए क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, जिसमें हमने क्या जाना कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो वयस्क मताधिकारी हैं यानी कि जिनके वोटर आईडी बनी हुई है, वोटर आईडी की जो सूची है उसमें नाम जुड़ा हुआ है, वो सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और वह हम अपने गाँव के लिए जो भी विकास के निर्णय होते हैं वो करते हैं। साथ ही पंचायत के ऊपर वो दबाव बनाकर रखते हैं, पंचायत की निगरानी करते हैं। दूसरे भाग के तहत हमने ये जाना कि ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो किस प्रकार से होती है और उसके तहत हमने हरदास गांव की जो ग्राम सभा की बैठक थी उसकी पूरी घटनाक्रम को हमने समझने का प्रयास किया और हरदास गांव के ग्राम सभा में जो जो मुद्दे उठाए गए, जिन जिन विषयों पर निर्णय लिए गए, उन सब के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है बच्चों, तो हम ये सब चीज़ें जानते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है, सरपंच का चुनाव कैसे होता है और सरपंच और जो उप सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, वो अपने पंचायत के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा ये भाग है, भाग 3, ये ग्राम पंचायत से और उनके कार्यों से और उनके स्तरों से संबंधित है। क्योंकि ग्राम पंचायत के गठन का हम जिक्र कर चुके हैं। आज हम उसके कार्य और उसके जो स्तर हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि जो हमारी ग्राम पंचायत होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी ग्राम पंचायत होती है उसकी पूरी संरचना क्या होती है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप पूरी पंचायत की संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो ये होते हैं, यानी कि जनता अपने जो प्रतिनिधि चुनती है अपने गांव के विकास के लिए, उसमें सबसे पहले सरपंच आते हैं जिसको हम पंचायत का मुखिया कहते हैं, पंचायत का प्रधान कहते हैं, जो पूरे पंचायत का कार्य करता है, यानी कि उसकी पूरी जिम्मेदारी सरपंच की होती है। तो पंचायत का जो मुखिया हो गया वो सरपंच हो गया, जिसका चुनाव हमने पढ़ा था कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान किया जाता है, यानी कि वोट सीधे सरपंच को डाला जाता है और फिर सरपंच उन मताधिकारों के आधार पर विजयी होता है। दूसरी बात हमने उप सरपंच की थी, यानी कि उप सरपंच होते हैं, जो भी चुना जाता है वो पंच और सरपंच के आधार पर चुना जाता है। उन जो भी पंच चुने जाते हैं अपने अपने वार्डों से, क्योंकि हमने बात की थी कि हमारा जो गांव है या हमारी पूरी पंचायत है वो छोटे छोटे वार्डों में विभाजित होती है और हर वार्ड से एक पंच का चुनाव होता है जिसको वार्ड पंच कहते हैं। तो ये सभी वार्ड पंच पंचायत में जाके अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को उप सरपंच के लिए चुन लेते हैं, यानी कि उप सरपंच का जो चुनाव होता है बच्चों वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि पंच ही अपने एक किसी सदस्य को अपने मत के आधार पर चुनते हैं। तो ये तीनों लोग हो गए जो हमारे गांव के प्रतिनिधि होते हैं, हमारी पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं। 5 वर्षों के लिए इनको चुना जाता है। दूसरी हम बात करते हैं बच्चों ग्राम सेवक की, क्योंकि हमने ग्राम सेवक की भी बात की थी कि हमारी पंचायत में एक ग्राम सेवक होता है जो पंचायत का भी ग्राम सेवक कहलाता है, पंचायत का भी सेवक कहलाता है जिसको सचिव बोलते हैं, और साथ में ग्राम सभा का भी वह सचिव होता है। और इसके कार्यों के बारे में हमने जाना था कि जो ये ग्राम सेवक होता है या ग्राम सचिव होता है, इसका कार्य होता है पंचायत की और ग्राम सभा की बैठक बुलाना, और साथ में जो भी बैठक में निर्णय हुए हैं, जो भी वहाँ पर लोगों की राय आई है, उन सब के रिकॉर्ड बनाना, उन सब की बातों को लिखना। ये सब कार्य किसका होता है? ग्राम सेवक का, जिसको हम ग्राम सचिव भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कि कई बार ऐसा होता है कि जो गांव के कार्य किए जाते हैं पंचायत के द्वारा, उन कार्यों को करने के लिए ग्राम सभा और पंचायत के लोग मिलकर कुछ समितियों का निर्माण करते हैं। समितियों का मतलब कुछ विशेष कार्य करने के लिए कुछ लोगों का समूह बना दिया जाता है, 5-6 लोगों को उनकी जिम्मेदारी दे दी जाती है, उसको कहते हैं समिति। और इन समितियों में
ग्राम सभा के लोग भी होते हैं, यानी कि गांव के जो सदस्य होते हैं, जो कि जिनको मत देने का अधिकार है, जो वहाँ के वयस्क नागरिक होते हैं, वो भी इन समितियों के सदस्य होते हैं। साथ में और कौन सदस्य होते हैं? पंचायत के सदस्य। पंचायत के सदस्य कौन होते हैं? पंच होते हैं और सरपंच होता है। तो सरपंच तो मुखिया होता ही है इन समितियों का, साथ में जो पंच होते हैं वो भी इनके सदस्य होते हैं। तो ये समितियां बनाकर पूरे गांव का विकास किया जाता है और इन समितियों का कार्य अलग अलग होता है, इनके नाम अलग अलग होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ समितियों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे नियोजन एवं विकास समिति। नियोजन एवं विकास समिति, इस समिति का कार्य क्या होता है? यानी कि गांव के अंदर, पंचायत के अंदर जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों की योजना बनाना। मान लो कि गांव में सड़क बनाई जानी है, सड़क का मरम्मत करना है, कच्ची सड़क है उसको पक्का बनाना है, तो वह कैसे बनेगी, उसमें कितना पैसा लगेगा, वह पैसा हमें कहाँ से प्राप्त होगा, लोगों की उसमें क्या भागीदारी होगी, किसको ठेका दिया जाएगा, इस पूरी बात की योजना बनाना, इसकी प्लानिंग करना जो होगा वो नियोजन एवं विकास समिति का होगा। यानी कि विकास के लिए जो भी पंचायत के द्वारा कार्य किए जाते हैं उसकी योजना बनाने का कार्य करती है नियोजन एवं विकास समिति। दूसरी समिति देते हैं निर्माण कार्य समिति। निर्माण कार्य का मतलब क्या है? निर्माण से आप क्या समझते हो? किसी भी चीज का निर्माण करना। जैसे मान लो पानी की टंकी का निर्माण करना है, गांव में पानी की टंकी बनाई जानी है, उसमें जो भी लोग लगे हैं, मजदूर लगे हैं, जो कारीगर लगे हैं या जिसको ठेका दिया गया है, ठेकेदार है, वो सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं, वो सही सामग्री लगा रहा है कि नहीं, इन सब की निगरानी रखना होता है निर्माण कार्य समिति का। यानी कि जितने भी निर्माण किए जाते हैं पंचायत में उनकी निगरानी करना, लोगों का उन पे ध्यान रखना, निरीक्षण करना, सही तरीके से व्यवस्था को देखना, ये सब कार्य होता है निर्माण कार्य समिति का। ठीक है। इसी तरीके से शिक्षा समिति बनी होती है। शिक्षा समिति का कार्य होता है पंचायत के अंदर जितने भी विद्यालय आ रहे हैं, जिनमें प्राथमिक विद्यालय हो सकते हैं, आंगनबाड़ियां हो सकती हैं, साथ में माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये जितने भी शिक्षा से संबंधित जो भी संस्थाएं पंचायत में कार्य कर रही हैं उनकी व्यवस्थाओं को देखना, शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे उनके बारे में देखना। ठीक है। यानी कि विद्यालय में कोई टूट फूट है, विद्यालय में विद्यार्थी कम आ रहे हैं या विद्यालय की कोई व्यवस्था है जो सही नहीं हो रही, शिक्षकों की कमी है, ऐसी सभी चीज़ों की निगरानी रखने के लिए पंचायत द्वारा शिक्षा समिति का निर्माण किया जाता है। और इस शिक्षा समिति के द्वारा शिक्षा के विकास के लिए और शिक्षा के जो भी भवन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनके व्यवस्थित तरीके से बनाए रखने के लिए ये समिति कार्य करती है। बच्चों, ये कुछ समितियां हैं, इसके अलावा अलग अलग कार्य हो सकते हैं, उनके लिए अलग अलग समितियां बनाई जा सकती हैं। समझ में आ रहा है? अब इससे क्या होता है, ऐसी समितियों का निर्माण करने से क्या फायदा होगा, आप ही बताओ। क्योंकि इससे ये होगा कि जो विशेष कार्य है जो सबसे पहले किया जाना चाहिए उसको सबसे पहले किया जा सकता है, सुचारू तरीके से किया जाता है, कम समय में किया जा सकता है और उस पर निगरानी भी बराबर बनी रहती है। इसलिए इन समितियों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो पूरी पंचायत होती है, जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं, वह ग्राम पंचायत कार्य करती है पूरे गांव के लिए, पूरी पंचायत के लिए। क्योंकि हमने पढ़ा था कि पंचायत के अंदर काफ़ी गाँव आते हैं, 2, 4, 5 गाँव मिलकर एक पंचायत का निर्माण करते हैं। तो सभी गाँवों के विकास के लिए ये सारे जो लोग हैं कार्य करते हैं, जिसमें सरपंच, उपसरपंच, पंच, जो ग्राम सचिव होता है जिसको ग्राम सेवक भी कहते हैं, और साथ में समितियां जो बनाई होती हैं वो भी अपना अपना कार्य करती हैं। तो ये पूरा हमने ग्राम पंचायत का जो एक ढांचा पढ़ा कि किस तरीके से ग्राम पंचायत बनी होती है और कार्य करती है। अब हम ये देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन सी बातें होती हैं। सबसे पहली तो ये होती है कि ग्राम पंचायत की बैठक जो होती है वो नियमित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्राम पंचायत की बैठक में बहुत लंबा समय निकल जाए। हर समय की अवधि में ग्राम पंचायत की बैठक होना चाहिए, नियमित होना इसका जरूरी होता है। साथ में
जो भी कार्य होते हैं ग्राम पंचायत के वो कौन कौन से होते हैं, उसमें जो मुख्य कार्य है वो है अपने क्षेत्र में आने वाले गांव का विकास कार्यक्रम लागू करना। अपने क्षेत्र का मतलब ये नहीं होता है कि पंचायत किसी दूसरे गांव के लिए कार्य करती है। अपनी पंचायत में जो भी गांव आते हैं उन गांवों के विकास की जिम्मेदारी होती है उस ग्राम पंचायत की। अब आप ये पता लगाओ कि आप जहां पर रह रहे हैं या आप पंचायत में रह रहे हैं या किस गांव में रह रहे हैं, वो गांव कौन सी पंचायत में आता है और आपकी ग्राम पंचायत में कितने गांवों को सम्मिलित किया गया है, ये जानकारी आपको जुटानी है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ग्राम पंचायत में कितने गांव हैं, कितने लोग हैं जिनका विकास कार्य ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, तो पहला इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, विकास का, यानी कि जितने भी विकास किए जाएंगे अपने पंचायत क्षेत्र में सभी गांवों में उनकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है, वो कार्य ग्राम पंचायत करती है। इसमें देखो बात महत्वपूर्ण है बच्चों, इसका ध्यान रखना जरूरी है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि ग्राम पंचायत के जो भी कार्य किए जाते हैं उनकी रजामंदी कौन देता है, वो स्वीकृति कौन देता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था जब ग्राम सभा के जिक्र किया था कि पंचायत के कार्यों की स्वीकृति हमेशा ग्राम सभा के द्वारा दी जाती है। ग्राम सभा का मतलब जिस गांव में विकास कार्य किया जा रहा है उस गांव के जो लोग हैं, जो कि वोटिंग लिस्ट में जिनका नाम है वो सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं, तो वो ही पंचायत के कार्यों को स्वीकृति देते हैं। जब हमने ग्राम सभा की बैठक का जिक्र किया था तब हमने जाना था कि वहां पर जल की सुविधा के लिए जल संरक्षण की जो नीति अपनाने की बात की गई थी उसकी स्वीकृति किसने दी थी, गांव के लोगों ने दी थी। तो ये ध्यान रखने की बात है कि पंचायत के जितने भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों की स्वीकृति हमेशा ग्राम सभा के द्वारा दी जाती है। अब बच्चों ये भी देखना है, अभी हमने बात की कि ग्राम सभा और पंचायत पूरे कार्यों को सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से करने के लिए कार्यों को विभाजित करके उनको समितियां बना देती है और वे समितियों की जिम्मेदारी होती है कि उस कार्य को सुचारू तरीके से करें। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं और इन समितियों के अंदर ग्राम सभा के सदस्य भी होते हैं, साथ में पंचायत के सदस्य भी होते हैं और ये दोनों आपस में मिलकर ही इन समितियों का कार्य संचालित करते हैं, सही तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इन समितियों के कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं, कुछ सदस्य पंचायत के होते हैं, दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं। जैसे कुछ समितियां बनाई जाती है जिसमें हमने जिक्र किया निर्माण समिति का, शिक्षा समिति का, या फिर नियोजन और विकास समिति का, या अन्य कोई भी समिति बनाई जा सकती है। तो ये एक तरीके से ग्राम सभा का समितियां हो गई, उनके साथ में ग्राम सभा का हमने ये देखा कि मुख्य कार्य क्या हो गया, विकास कार्य जो होता है। इसके अलावा ग्राम सभा और कौन कौन से कार्य करती है बच्चों, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। विकास कार्य तो करती है, विकास कार्य में कौन कौन से इस कार्य सम्मिलित किए गए हैं उनके लिए हम जिक्र कर लेते हैं। ग्राम पंचायत के जो प्रमुख कार्य होते हैं उनमें आता है बच्चों सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी होती है पंचायत की। यानी कि सार्वजनिक भवन में क्या आते हैं, जिनका उपयोग सभी लोग करते हैं। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, जो सामान्य जनता के लिए बने होते हैं, जिनका पूरी जनता उपयोग करती है। उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, हमारे गांव की सड़क है, हमारे गांव की चौपाल है, विद्यालय है, साथ में अस्पताल हैं, या फिर कोई ऐसा धर्मशाला बनी हुई है, कोई गौशाला बनी हुई है, या कोई मैदान है खेल का, या पानी की टंकी है। ऐसे जितने भी हैं जो पंचायत भवन है, या फिर और भी कोई छोटे सार्वजनिक भवन हो सकते हैं, कोई भी ऐसी जगह हो सकती है, सड़कें हो सकती हैं, नालियां हो सकती हैं, ये सब चीज़ें बनाना यानी कि इनका निर्माण कार्य करना, साथ में इनका रखरखाव करना। रखरखाव मतलब टूट फूट को सही करना, उसकी सुरक्षा करना, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है, पंचायत की। तो पहला कार्य तो क्या हो गया, जितने भी हमारी पंचायत में सार्वजनिक भवन है, सार्वजनिक जगह है, उन सब के निर्माण की कार्य और उनका रखरखाव की जिम्मेदारी पंचायत की होती है। पहला कार्य ये हो गया। दूसरा हो गया स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। हमारे गांव में बच्चों काफ़ी सारी योजनाएं चलती है जिससे हमें रोजगार मिलता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है जो हमारे सभी गांवों में चलाई जा रही है मनरेगा की, यानी कि नरेगा के अंदर महात्मा गांधी रोजगार योजना है। उसके तहत हमारे गाँव के जो भी लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है उनको इस योजना के तहत रोजगार प्रदान किया जाता है और यह जिम्मेदारी भी किसकी है, पंचायत की। यानी कि पंचायत का दूसरा
दूसरा कार्य ये हो गया कि गांव के अंदर जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को सभी लोगों को बताना, उनका जो लाभ है सभी लोगों को प्रदान करना। साथ में गांव में जो भी कर इकट्ठा किया जाएगा, कर क्या होता है बच्चों? कर का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा टैक्स लिया जाता है, यानी पैसा लिया जाता है किसी के बदले। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई जमींदार है जिसके बहुत सारी जमीन में आय हो रही है, तो उस आय का कुछ प्रतिशत सरकार को दिया जाता है विकास कार्य के लिए। इसे कहते हैं कर, यानी कि लोग पैसा देते हैं सरकार को, जिसे आप टैक्स या फिर कर कहते हैं। तो जितना भी कर होता है वो इकट्ठा करना भी किसका कार्य होता है? पंचायत का होता है। पंचायत अपने गांव में जो भी कार्य करती है उसके लिए लोगों से कर लेती है, इसी से विकास होता है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसा इसी कर से आता है। बाकी तो सरकार पैसा नहीं ले पाएगी अगर वो कर नहीं लगाएगी, तो इसलिए कर लगाया जाता है। ये भी कार्य किसका होता है? पंचायत का होता है, कर इकट्ठा करना। तो इस तरीके से पंचायत के कुछ प्रमुख कार्य हो गए जिनमें हमने जाना कि विकास का कार्य है, योजनाओं को लागू करना है ग्रामीण क्षेत्र में। साथ में जो भी वहाँ की सार्वजनिक भवन है, सार्वजनिक स्थल है, उनका निर्माण और उनका रखरखाव, ये कार्य भी पंचायत का होता है। तो ये सभी कार्य आप समझ गए होंगे कि पंचायत आपके गाँव में किस तरीके से विकास करती है। अब इसके लिए बच्चों आप फिर एक गतिविधि कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपने आसपास में देख सकते हैं, आप जिस गांव में रह रहे हैं या आप जिस भी जगह पे मोहल्ले में रह रहे हैं उसमें आपकी पंचायत के द्वारा कौन कौन से विकास कार्य किए गए, वहाँ की नालियों की सफाई किस तरीके से की जाती है, वहाँ के विद्यालयों को किस तरीके से सुधारा जाता है, इस बात की जानकारी आप रखें। तो इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि आपकी ग्राम पंचायत आपके विकास के लिए क्या क्या कार्य कर रही है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हरदास गांव में जो बैठक में निर्णय हुआ था उसमें क्या क्या निर्णय हुआ था। तो हमने हरदास गांव की ग्राम सभा की बैठक के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से वहां पर जो सड़क निर्माण के ऊपर जो व्यय किया गया था पैसा, उसका जिक्र किया गया सरपंच के द्वारा। फिर हमने ये जाना कि जो हरदास गांव में जल की कमी थी तो वहाँ पर लोगों ने किस तरीके से राय दी और ये सुझाव दिए कि हमारे गांव के इस जल की समस्या को निपटान करने के लिए, स्थायी निपटान करने के लिए हमें वर्षा के जल के संरक्षण की नीति को अपनाना चाहिए। और ऐसी नीति अगर सरकार के द्वारा हमारे गांव में लागू की जाएगी, सरकार हमें पैसा देगी तो अच्छा होगा, जिससे स्थायी रूप से जल के समस्या का निदान हो सकेगा। ये हमने जाना था हरदास ग्राम की ग्राम सभा बैठक में। अब हम ये देख लेते हैं कि वहाँ के विकास कार्य के लिए ग्राम पंचायत में क्या क्या बात हो रही है। ग्राम पंचायत है जहाँ पर सरपंच, पंच और ग्राम सेवक होते हैं, ग्राम सचिव होते हैं। तो बच्चों वो क्या बात कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत की बैठक में पंच, सरपंच और सचिव उपस्थित थे और उन्होंने बात की कि कुआं साफ करना व 2 हैंडपंपों को गहरा कर देना चाहिए। अभी तो वर्तमान के लिए समस्या को सुलझाने के लिए कुएं को साफ कर देना चाहिए और हैंडपंपों को गहरा कर देना चाहिए और जल संरक्षण को अपनाने की योजना पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ये बात सोची कि इस बात को हम आगे पहुंचाएंगे, जिससे जो अधिकारी लोग हैं इस बात को राज्य सरकार तक पहुंचाएं कि इस गांव में जल की समस्या है, ये जल संरक्षण के लिए कुछ नीति अपनाना चाहते हैं, जिसके लिए वाटर शेड की प्रोग्राम के लिए राज्य सरकार उनको पैसा दे। तो ये बात पहले उनको पहुँचानी पड़ेगी हमारे राज्य अधिकारियों को। तो ये ऐसे निर्णय लिए गए हरदास ग्राम की ग्राम पंचायत में। अब बच्चों आप ऐसे निर्णय जब इनके द्वारा लिए जाते हैं तो वो पहले किसके माध्यम से स्वीकृति होती है? ग्राम सभा के द्वारा। यानी कि ग्राम सभा में पहले निर्णय लिया गया, फिर ग्राम पंचायत ने उन निर्णयों पर विचार किया और उन निर्णयों की जो लिस्ट थी, जो रिकॉर्ड था, उसको आगे भेजा राज्य सरकार तक। तो यह बात गांव से उठकर ग्राम पंचायत के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचती है। तो एक तरीके से हमारी जो पंचायतें हैं वो माध्यम बन जाती हैं किसका? ग्रामीण प्रशासन और राज्य सरकार के बीच का माध्यम बन जाती है। कौन? ग्राम पंचायत। समझ में आ रहा है? इसी से गांवों की बात हमारी राज्य सरकार तक पहुंचती है और राज्य सरकार की बात गांव के लोगों तक पहुंचती है और ये माध्यम कौन होता है? हमारी ग्राम पंचायत। तो आप अच्छे प्रकार से ग्राम पंचायत समझ गए होंगे कि क्या क्या कार्य करती है और किस तरीके से करती है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों। ये जो चित्र है, पहले इस तरीके की जमीन थी, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। नीचे आपको एक बंजर जमीन, पथरीली जमीन दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। ये सभी लोग
गांव के हैं और गांव में रोजगार प्रदान करने के लिए जो योजना चलाई जा रही है महात्मा गांधी रोजगार योजना, उसके तहत गांव के लोगों ने मिलकर इस ज़मीन को बिल्कुल बदल दिया। और कैसा कर दिया, इस तरीके का। ऊपर वाला जो चित्र दिख रहा है आपको बहुत ही हरा भरा दिख रहा है, यानी कि लोगों ने इसका पूरा जल संरक्षण के लिए ये पूरा तालाब बना दिया, हरियाली की जो जगह बन गई। तो ये है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम में केवल 2 वर्षों में, ये वर्ष लिखा हुआ है, 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया गया। तो इस तरीके के बहुत सारे विकास कार्य आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके आसपास के गाँव में भी आपको नज़र आते हैं। तो उनके आप नाम लिख सकते हो, उनकी आप लिस्ट बना सकते हो कि कौन कौन से कार्य हैं जो हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बच्चों, ये जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, मान लो सड़क बनाई जा रही है, ऐसे बांध बनाए जा रहे हैं, मैदानों को सही किया जा रहा है, बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। इनमें जो मजदूर लग रहे हैं, इनमें जो सामग्री लग रही है, उसके लिए ग्राम पंचायत के पास पैसा कहाँ से आता है, यानी कि वो रकम कहाँ से आती है जो विकास कार्य में लगाई जाती है। तो उसके लिए बच्चों पंचायत के पास में कुछ आमदनी के स्रोत होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे पंचायत को पैसा प्राप्त होता है, आय प्राप्त होती है। तो वो क्या क्या स्रोत होते हैं बच्चों, उसके लिए हम देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत होती है वो कर लगाती है। कर किस पे लगाती है, घरों पर, बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से राशि मिलती है। जब भी बाज़ारों की दुकानें खुलती हैं, बाज़ार हटवाड़े लगते हैं गाँव में, तो हर दुकान वाले से जो पंचायत के द्वारा कर लिया जाता है, पैसा लिया जाता है अपनी वहाँ पर दुकान लगाने के लिए। उसको हम कहते हैं कि जो भी बाज़ार हैं, घर है, उनके एवज में, उनको वहाँ दुकान खोलने के एवज में कुछ पैसा देना पड़ता है, जिसे हम कर कहते हैं। और ये कर ही पंचायत के पास आता है, तो उससे उनके पास में पैसा मिलता है। दूसरी बात ये हो जाती है बच्चों कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरकार के द्वारा भी पैसा भेजा जाता है। जो हमारी जिला परिषदें हैं, जो जनपद हैं, वो हमारे लिए पैसा भेजती हैं ग्राम पंचायतों के विकास के लिए, सड़क बनाने के लिए, वहाँ पर जल व्यवस्था बनाने के लिए, बिजली व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, विद्यालय को सही बनाने के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनके लिए हमारी सरकार पैसा देती है, जिसे अनुदान कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदान। तो जो भी सरकार अनुदान देती है वह अनुदान से पंचायत के पास पैसा आ जाता है। समझ में आया। तीसरी चीज ऐसी होती है कि समुदाय में दान दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे गांव के जो लोग होते हैं वो अपने गांव के विकास के लिए पैसा देते हैं, दान देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे विद्यालय में बहुत सारे भामाशाह लोग आते हैं और वह हमारे विद्यालय के विकास के लिए पैसा देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, दान कहेंगे। तो इस दान से भी हमारी पंचायतों को पैसा प्राप्त होता है। तो आमदनी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हो गए, कर हो गए, दूसरा अनुदान हो गया और तीसरा दान हो गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि हमारी पंचायतों के पास में जो आमदनी होती है वो विभिन्न प्रकार के करों से होती है। जो हमारी सरकार होती है, जो जनपद होती हैं, जिला पंचायत होती हैं, उनके द्वारा हमें अनुदान दिया जाता है ग्रामीण विकास के लिए। वो अनुदान की राशि हमारी आमदनी बन जाती है ग्राम पंचायतों की। और साथ में जो भामाशाह लोग होते हैं जो विकास के लिए दान देते हैं अपनी स्वेच्छा से, वह दान भी हमारी पंचायत की आमदनी होती है। तो इस तरीके से पंचायत के पास में पैसा आता है और उस पैसे का उपयोग पंचायत के विकास के लिए किया जाता है। यहाँ पर बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे देश में पंचायतों के सुचारू कार्य के लिए, यानी कि पंचायत किस तरीके से अच्छा कार्य कर रही है, वहाँ पर जल और स्वास्थ्य विभाग द्वारा, यानी कि जल की उपलब्धता, वहाँ पर स्वच्छता कैसी है, तो जल और स्वच्छता विभाग द्वारा पूरे देश में एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और वह पुरस्कार किसको दिया जाता है, जिस पंचायत में जल की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, साथ में वहाँ पे स्वच्छता हो। स्वच्छता कैसे होगी, नालियों की सफाई सुचारू होगी, यानी कि गांव में सभी के घरों में शौचालय बने हुए हैं, गांव के मैदान, गांव की चौपाल में नियमित रूप से सफाई हो रही है,
किसी भी तरीके की बीमारी की वहाँ पर कोई आशंका नहीं है, तो ऐसी पंचायतों को चयन किया जाता है। जहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, घर घर में नल लगे हुए हैं, सभी को मीठा पानी पीने के लिए मिल रहा है, उपलब्ध है, जल का संरक्षण किया जा रहा है, वर्षा के जल को इकट्ठा किया जा रहा है। ये सभी चीज़ें जिन जिन पंचायतों में होती हैं उन पंचायतों का चयन किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसको बोलते हैं निर्मल ग्राम पुरस्कार। यहाँ पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र के 2 पंचों को जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया। ये निर्मल ग्राम पुरस्कार की जो बात है बच्चों, ये 2003 में चालू की गई थी, लेकिन 2005 से हमें पुरस्कार प्रदान किए गए। और सबसे पहले महाराष्ट्र की ये जो पंचायत है जहाँ पर इस निर्मल ग्राम पुरस्कार के तहत पुरस्कार की राशि प्रदान की गई। बच्चों ये जो राशि होती है 1 लाख से 10 लाख हो सकती है पैसे की, वो जनसंख्या के आधार पर होती है, यानी पंचायत में कितनी जनसंख्या है, कितने लोग हैं, उसके आधार पर 1 लाख से 10 लाख तक राशि दी जाती है। तो ये बच्चों निर्मल ग्राम पुरस्कार के माध्यम से भी हमारे देश की जो सबसे अच्छी पंचायतें हैं, जहाँ पर सबसे अच्छा कार्य हो रहा है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जहाँ पर स्वच्छता बहुत अच्छी है, ऐसे जो पंचायतें होती हैं उनको चयन किया जाता है। तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे यही होगा कि उनसे हम भी सीख ले सकते हैं, यानी कि जिन पंचायतों को ये निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला है उन पंचायतों के अलावा जो भी लोग पंचायतें हैं वो उससे शिक्षा ले सकती हैं, वैसे ही कार्य कर सकते हैं। तो इससे हमारे ग्राम पंचायतों के विकास पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं बच्चों, हमने ग्राम सभा का भी जिक्र किया, हमने ग्राम पंचायत का भी जिक्र किया। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत में, यानी कि ग्राम पंचायत क्या है और ग्राम सभा क्या है। कई बार दोनों मिक्स हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। तो इसलिए हम इनका अंतर कर लेते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम पंचायत क्या होती है। तो इसका हम एक बार अंतर देख लेते हैं। अंतरों के कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम ग्राम सभा लिख देते हैं और यहाँ पे हम ग्राम पंचायत लिख देते हैं। अब इन दोनों में हम अंतर देखते हैं। सबसे पहले ग्राम सभा की बात करते हैं। ग्राम सभा पंचायती राज की मूल संस्था है जिसमें 18 वर्ष पूरी कर चुके सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सभी मतदाता जो भी मतदान कर रहे हैं वो सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जबकि ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत में पंचायती राज की निर्वाचित संस्था है। ये तो क्या है, ये मूल संस्था है और ये निर्वाचित, यानी कि इसमें मतदान के द्वारा जो चुने गए लोग हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं और निर्वाचित ग्राम सभा के सदस्य द्वारा किए जाते हैं। ग्राम सभा के जो भी सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं, यानी सरपंच का चुनाव करते हैं और अपने अपने वार्ड पंच का चुनाव करते हैं। तो ग्राम पंचायत में कौन होते हैं सदस्य, पंच, सरपंच और उप सरपंच, ये ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। तो सदस्यों के आपने अंतर कर लिया, समझ में आ गया। यहाँ पे जितने भी मतदाता हैं वो इसके सदस्य होते हैं और मतदाताओं ने जिनको चुना वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। दूसरा अंतर देखते हैं भाई, ग्राम सभा में स्वयं जनता की उपस्थिति होती है, यानी जितने लोग होते हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जबकि ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता के आमने सामने होकर जवाब देना होता है, यानी कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि कौन होंगे, सरपंच होगा और वार्ड पंच होंगे। तो ये सभी लोग इसमें होते हैं। तीसरा अंतर देख लेते हैं, ग्राम सभा कभी विघटित नहीं होती। क्यों नहीं विघटित होती, क्योंकि ग्राम सभा तो गांव की जनता है, गांव की जनता की सभा है, तो वह कभी विघटित नहीं होती। उसका कभी मतलब उसका समय निश्चित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वह किसी निश्चित समय के लिए बनाई गई हो। जबकि ग्राम पंचायत होती है बच्चों वो हर 5 साल में विघटित हो जाती है, यानी कि वह निश्चित समय के लिए बनी है। कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए, यानी कि जो भी सरपंच होंगे, पंच होंगे, वो 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। अगर जनता उनको दोबारा चुनती है तो वो दोबारा ग्राम पंचायत में आ सकते हैं, और अगर जनता उनको नहीं चुनती है तो वह हार जाएंगे और अगली बार कोई नया सरपंच बनेगा, कोई नया पंच बनेगा। ये ध्यान रखना है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के बाद में दूसरी पंचायत का निर्माण कर लिया जाता है। चौथा अंतर है, ग्राम सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं होता। 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद
ग्रामवासियों को ग्राम सभा के सदस्यता और ग्राम पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दिया जाता है। यानी ग्राम सभा के जो सदस्य हैं उनका कोई चुनाव नहीं होता, बस 18 वर्ष के पूरे हो जाए और 18 वर्ष के होने के बाद में अपनी वोटर आईडी बना लें तो वो ग्राम सभा के सदस्य अपने आप ही बन जाएंगे। जबकि ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है, उनको जनता 5 वर्ष के लिए चुनती है और वह निर्वाचित सदस्य ही ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। आगे अंतर देख लेते हैं बच्चों। ये 5वां अंतर है, ग्राम सभा एक निगरानी निकाय है। निगरानी निकाय, निगरानी का मतलब ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य होंगे उनके ऊपर निगरानी रखती है। कौन रखती है? ग्राम सभा। यानी कि पंचायत जितने भी कार्य कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं कर रही, उस कार्यों में कितना पैसा लग रहा है, वह पैसा कहाँ से मिला है, उस पैसे में किसी तरीके का गबन तो नहीं किया गया, ये सभी निगरानी रखती है। इसलिए ग्राम सभा को निगरानी संस्था कहा जाता है। निगरानी संस्था किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, जो ग्राम पंचायत के कार्यों पर नजर रखती है और मूल्यांकन करती है। जबकि ग्राम पंचायत है वह ग्राम सभा का कार्यकारी अंग है। कार्यकारी मतलब कार्य करने वाली। ग्राम पंचायत क्या है? कार्यकारी अंग है, जबकि ग्राम सभा निगरानी अंग है। यानी कि कार्यकारी का मतलब जितने भी कार्य किए जाते हैं वो ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। जो गांव के विकास की योजनाओं को क्रियान्वयन करती है, कौन? ग्राम पंचायत। इन दोनों में ये अंतर हो गया कि ग्राम सभा निगरानी संस्था है जबकि ग्राम पंचायत कार्यकारी संस्था है। अंतिम अंतर देख लेते हैं बच्चों। ग्राम सभा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो ग्राम सभा के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके द्वारा ग्राम विकास अधिकारी लगाया जाता है, जो पूरी ग्राम सभा की निगरानी करता है, वहाँ के लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। ग्राम पंचायत के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी या पंचायत सचिव नियुक्त किए जाते हैं, जो ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेही होते हैं। ये अधिकारियों की बात हो गई। तो इस तरीके से ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में हमने अंतर किया। अब हम बच्चों ये देख लेते हैं कि हमारी गांवों की पंचायत है, जिसको हम पंचायती राज के रूप में पढ़ रहे हैं। हमने पंचायती राज हमारे पाठ का नाम है। तो पंचायती राज में जो अभी तक हमने जिक्र किया वो हमने ग्रामीण स्तर पर किया, पंचायत स्तर पे किया। बच्चों इसके कई स्तर होते हैं। स्थानीय शासन के हमने पहले भी बात की थी कि स्थानीय शासन के अंदर 3 स्तर माने जाते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि जो पंचायतें होती हैं उनके 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला जो स्तर होता है वो ग्राम पंचायत का, जिसका हमने पूरे का अध्ययन कर लिया, विस्तार से चर्चा कर ली कि ग्राम पंचायत क्या होती है और वो क्या क्या कार्य करती है और कहाँ के लिए कार्य करती है। तो सबसे पहला स्तर तो हो गया ग्राम पंचायत का, जिसके अंदर सरपंच और ग्राम सेवक होते हैं। सरपंच तो लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है और ग्राम सेवक जो होता है वो एक अधिकारी होता है जिसको सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, ये गाँव का एक समूह होती है पंचायत, यानी कि 1, 2, 4 गाँव मिलकर एक पंचायत बनाते हैं। ये पहला स्तर हो गया हमारी पंचायती राज का। दूसरा अगर हम स्तर देखते हैं बच्चों, दूसरा स्तर होता है विकास खंड स्तर। विकास खंड का मतलब कुछ गांव की पंचायत होती है तो वो पंचायत मिलकर एक विकास खंड का निर्माण करते हैं। यानी मान लो 5-7 जितनी भी पंचायतें हैं वो पंचायतें मिलकर विकास खंड का निर्माण करती हैं। और विकास खंड को बच्चों कई नामों से बोलते हैं, जैसे हम पंचायत समिति बोल देते हैं विकास खंड को, या फिर जनपद पंचायत बोल देते हैं, जनपद पंचायत। ये एक ही नाम है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पंचायत समिति, जनपद पंचायत और विकास खंड ये तीनों एक ही नाम है। और इनका ये दूसरे स्तर पर आते हैं जब कई पंचायतें मिलकर इनका निर्माण करते हैं। इसका जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है बच्चों उसको हम प्रधान कहते हैं। जिसको हम चुनते हैं निर्वाचित प्रतिनिधि उसको क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है। ठीक है, ये पंचायतों का समूह होता है। ये दूसरा स्तर हो गया। और अंतिम जो स्तर है तीसरा, जिसको हम कहेंगे पंचायत का तीसरा स्तर जिले के लिए होता है, उसे कहते हैं जिला परिषद या जिला पंचायत। उसे क्या कहा जाता है? जिला परिषद या जिला पंचायत। और ये पूरे जिले के लिए कार्य करता है। और इसका जो मुखिया होता है यानी कि लोगों के द्वारा चुना जाता है उसको जिला प्रमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिला प्रमुख। ये पूरे जिले के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमारी जो पंचायत है वो कितने स्तरों में बटी हुई है? 3 स्तरों में। ये पूरे स्तर आपको अच्छे से याद होने चाहिए बच्चों,
तभी हम पंचायती राज को अच्छे प्रकार से समझ सकेंगे। पहला स्तर ग्राम पंचायत होता है, दूसरा स्तर होता है जिसे हम पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जनपद पंचायत या विकास खंड। मुख्य रूप से हम पंचायत समिति बोलते हैं, इसलिए आप पंचायत समिति याद रखिए। फिर जिला परिषद होता है, जिला परिषद को जिला पंचायत भी कहते हैं। अब आपको एक ध्यान रखनी है, एक बात करनी, एक गतिविधि करनी है। आपको अपनी पुस्तिका में ये सब चीज़ें लिखनी है। क्या क्या लिखना है? सबसे पहले तो आपको लिखना है कि आपकी पंचायत का मुखिया कौन है। पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच, उसका नाम आपको लिखना है। फिर आपको ये लिखना है कि आप कौन से वार्ड में रहते हैं, उस वार्ड की संख्या लिखनी है, और उस वार्ड का वार्ड पंच कौन है, उसका नाम आपको लिखना है अपनी कॉपी में। किसी से भी पूछ के लिखिए, कहीं से भी जानकारी इकट्ठी कीजिए। फिर आपको क्या लिखना है? आपको ये पता लगाना है आप कौन सी पंचायत समिति में रहते हैं, उस पंचायत समिति का नाम लिखना है। साथ में आपको उस पंचायत समिति का जो प्रधान है, जिसे पंचायत समिति का प्रमुख कहा जाता है, जिसको जनता द्वारा चुना गया है, उस प्रधान का नाम लिखना है। आपके कौन है प्रधान। तीसरी बात, आपको अपने जिला परिषद का नाम लिखना है। आप कौन से जिले में हो, उस जिला परिषद का नाम लिखना है। मान लो राजस्थान के कौन से ज़िले में हो, आप हनुमानगढ़ में हो, आप गंगानगर जिले परिषद में आते हो, या जयपुर जिला परिषद में आते हो, सीकर जिला परिषद में आते हो, उसका आपको नाम लिखना है। फिर उसमें क्या करना है? आपको अपने जिला प्रमुख का नाम लिखना है, यानी कि जिला प्रमुख, आपके जिला परिषद का जो मुखिया होता है, जिला प्रमुख, वो कौन है, उनका नाम आपको लिखना है। ये सारी गतिविधि करनी है आपको। इससे आपको पंचायत के तीनों स्तरों का पता चल जाएगा। पंचायत के तीनों स्तरों में कौन कौन लोग हैं जो वहाँ के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी होगी। तो इस तरीके से बच्चों ये पंचायत के स्तर हो गए। अब हम ये देख लेते हैं अंत में कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो पंचायती राज कहलाती है। और इस पंचायती राज व्यवस्था में ये जो तीनों स्तर होते हैं यही स्थानीय शासन के नाम से कहलाते हैं, यानी कि इनके द्वारा ही स्थानीय प्रशासन किया जाता है। तीनों स्तरों के द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों मिलकर हमारा स्थानीय शासन चलाते हैं। उसका पूरा विकास कार्य इन्हीं पर निर्भर होता है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए जाते हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। देखो बच्चों, ये ध्यान रखने की बात है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है या झारखंड है, ये अपने अपने जो राज्य हैं अपने अपने स्थानीय शासन के लिए अलग अलग कानून बनाते हैं। इसलिए कई बार अलग अलग राज्यों में अपने अपने गाँवों के विकास के लिए कानूनों में भी अंतर आ जाता है। राजस्थान में कुछ अलग कानून होंगे, मध्य प्रदेश में कुछ अलग कानून होंगे, साथ में जिले वाइज भी कानूनों का अलग अलग बंटवारा हो जाता है। तो ये कानून अलग अलग हो सकते हैं हमारे पूरे देश में। अब हम अंत में ये देख लेते हैं, हमने पूरा पंचायती राज का जिक्र कर लिया, पंचायती राज के स्तरों की बात कर ली, जिसमें हमने ग्राम पंचायत का अध्ययन कर लिया पूरा। आगे हम और भी इनके जो स्तर हैं, जैसे पंचायत समिति है और जिला परिषद है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इन चर्चा से पूर्व हम ये ध्यान रखें कि हमारी जो ग्राम पंचायत है या हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये हमेशा ध्यान रखो बच्चों, हमारी पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़ाना। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़ाना। ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कैसे बढ़ेगी भाई? लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम सभा का हिस्सा बनेंगे, ग्राम सभा की बैठकों में हिस्सा लेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे, सभी लोग मतदान करेंगे। जो भी 18 वर्ष का हो चुका है वो अपना मतदान आईडी बनवा लेगा, यानी वोटर आईडी बनवा के वो जब मतदान करेगा, सभी लोग 100% हमारे मतदान होंगे तो इन लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। तो पंचायती राज का पहला उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार में भागीदारी बनाना, अपने विकास के लिए लोग स्वयं निर्णय लें। तो ये ही उद्देश्य है पंचायती राज का। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों पंचायती राज का, वह है अपने विकास के लिए लोगों को आवाज़ उठाने की ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए।
क्योंकि बच्चों जब हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, गांधी जी के प्रयासों से और बाकी लोगों के प्रयासों से हमारे देश में जब पंचायती राज व्यवस्था आई, तो पंचायती राज व्यवस्था के आने के पहले क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए किसी का ध्यान नहीं जाता था, ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होता था, ग्रामीण लोगों को सरकार में कोई भागीदारी नहीं मिलती थी। तो यहाँ का सभी चीज़ों पे सरकार जो थी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वो ध्यान नहीं दे पाती थी। जब 1952 में पंचायती राज व्यवस्था का कानून लागू किया गया, उसके उपरांत हमारे देश में जो ग्रामीण जनता थी उसने भी सरकार में अपनी भागीदारी निभाई। लोगों ने अपने स्तर पर कार्य शुरू किया। ग्राम सभा हमारे विकास के लिए सबसे ज़्यादा कार्य करती है, जिसमें आम जनता जुड़ी हुई होती है। तो इससे पंचायती राज्य का ये जो उद्देश्य है इसकी प्राप्ति होती है, जिसमें लोग अपने विकास के लिए स्वयं ही बार बार में प्रयास करते हैं और लोगों को अवसर मिलता है। ये हमारी पंचायती राज के दो मुख्य उद्देश्य हो गए। इन उद्देश्यों के लिए हम आगे भी बात करेंगे। हम पंचायत समिति की जिक्र करेंगे, हम जिला परिषद का जिक्र करेंगे। तो बच्चों ये हमारा जो पूरा अध्याय है पंचायती राज व्यवस्था का, ये यहीं पर समाप्त होता है। इस पूरे अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक बार हम दोहरान कर लेते हैं। तो दोहरान के लिए बच्चों सबसे पहले हमने बात की थी ग्राम सभा की। ग्राम सभा का हमने गठन पढ़ा और उसकी भूमिका पढ़ी, ठीक है। दूसरी हमने ग्राम पंचायत की बात की, ग्राम पंचायत का गठन पढ़ा, ग्राम पंचायत के कार्य पढ़े और साथ में हमने जाना ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, यानी कि पंचायत को कहाँ से पैसे प्राप्त होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। साथ में हमने हरदास गाँव की बात की, हरदास गाँव में ग्राम सभा की बैठक कैसे की गई, हरदास गाँव में ग्राम पंचायत को कार्य कैसे किया गया, निर्णय कैसे लिए गए, इसको हमने उदाहरण के रूप में समझा। और अंत में हमने ग्राम पंचायत के स्तरों की बात की और उन ग्राम पंचायत के स्तरों में हमने 3 स्तर का जिक्र किया, जिसमें पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद की हमने बात की, यानी पंचायत के स्तर पढ़े। इसके साथ साथ बच्चों हमने निर्मल ग्राम पुरस्कार की भी बात की कि हमारे पंचायतों के अच्छे कार्य के लिए केंद्र सरकार के द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार भी दिया जाता है। ये पूरी चीज़ें हमने इस अध्याय के तहत अध्ययन की। मैं समझती हूँ पूरा अध्याय पंचायतें, ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर ये सब आप अच्छे भांति से समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि ये पाठ आपको और अच्छे से समझना है तो बार बार इसको देखकर इसका अभ्यास कीजिए, ठीक है। अगले भाग में हम इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बने रहिए। आपका धन्यवाद।